नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र दे और आप देख रहे हैं आज की प्राइम टाइम डिबेट। तरुण तेजपाल का मामला दिन पर दिन लगातार घंटे दर घंटे बड़ा होता जा रहा है। गोवा पुलिस की टीम यहां दिल्ली में है, लगातार पूछताछ का खेल जारी है। शोमा चौधरी को बुलाकर पूछताछ की गई है। यह कहा जा रहा है कि तहलका के पास जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कुछ भी मेल्स भेजी गई हैं, चाहे वो तरुण तेजपाल की तरफ से हो या फिर पीड़िता पत्रकार की तरफ से हो, वो भी सब गोवा पुलिस को सौंप दिया गया है। और इसके बाद अब खबर यह आ रही है कि पीड़िता के परिवार से तरुण तेजपाल के परिवार के लोगों ने मुलाकात की है और यहां पर इस प्रकार की बात भी आ रही है कि पीड़िता के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। बहरहाल स्थिति अभी तक यह है, वैधानिक स्थिति, कि पीड़िता पत्रकार ने कोई आधिकारिक पुलिस के पास अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं की है। इसके मायने क्या है? यह मामला किस ओर जा रहा है? क्या गिरफ्तारी होगी तरुण तेजपाल की आजकल में इन बयानों और सबूतों के आधार पर? क्या यह मामला आगे बढ़ेगा और तरुण तेजपाल पर जो रेप का मुकदमा दायर किया गया है वो साबित होने की गुंजाइश है? क्या पुलिस साबित कर पाएगी? आज हमारी चर्चा का विषय यही होगा। लेकिन सबसे पहले हम आपको गोवा पुलिस के डीआईजी मिश्रा जी की बात सुनवाते हैं। We have been able to formally obtain the CCTV footage from the venue. That is again being examined because the technical details and the technical logistics required for the analysis of those footage is also a bit complicated. We are trying to get into touch with the concerned agencies also who are going to assist us, but we have formally received it from the hotel. By that time the team had left. We were not in receipt of any communication from the Tahalka management, but our team has already gone there and they will definitely take those documents which are required for the purpose of the investigation. ये काफी पहले की बात थी। ये गोवा पुलिस के डीआईजी ये बता रहे थे कि गोवा पुलिस की टीम यहां पर पहुंची है, वो पूछताछ करेगी, वो दस्तावेज इकट्ठे करेगी, वो सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करेगी ताकि जो मुकदमा उन्होंने बनाया है रेप का और महिला की इज्जत से खिलवाड़ करने का, उसको वो साबित कर पाए। इसके बाद कृष्ण कुमार जो कि डीजीपी हैं, डायरेक्टर जनरल पुलिस गोवा पुलिस के, वो भी मीडिया के सामने आए। उन्होंने जो कुछ कहा वो सुनवाते हैं। गोवा पुलिस की टीम ने अपना जांच का कार्य शुरू कर दिया है, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। अब इन्वेस्टिगेशन में जो भी आगे की कार्रवाई होगी उसके बारे में अभी बात करना उचित नहीं है। इन्वेस्टिगेशन एक बेहद लेंथी प्रोसेस है, बेहद कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, तो उसके बारे में कुछ भी एंटिसिपेट करना या कुछ भी गैस वर्क करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। तो जैसा भी होगा बताने के लायक उचित समय पर हम आपको जरूर बताएंगे। ये आप डायरेक्टर जनरल यानी गोवा पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी की बात सुन रहे थे। डॉक्टर मनोहर पारिकर जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं, जब उनसे शाम को पूछा गया कि क्या प्रगति है तो उन्होंने कहा कि मैं पुलिस का प्रवक्ता नहीं हूं, आप पुलिस से बात करिए। ये बोल थे डॉक्टर मनोहर पारिकर जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं। उनके वो आपको याद दिला दे, वो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। मीनाक्षी लेखी जो बीजेपी की प्रवक्ता हैं, उन्होंने अपनी पार्टी का मत व्यक्त किया आज इस सारे मामले पर। सुनिए। तरुण तेजपाल के मामले में ऐसा है जहां पर महिला खुद सामने आकर कह रही है क्या हुआ, जहां पर और किस्म की एविडेंस उपलब्ध है और वहां पर ये लोग चुप्पी ठाने बैठे हैं। तो जो मैं एक शब्द इस्तेमाल करती हूँ, कांग्रेस एंड इट्स सरोगेट्स, तो कहीं ना कहीं वो सरोगेट हैं कांग्रेस के और कांग्रेस का ही दूसरा रूप है। तो इसी के रहते आप मेरी मदद करें, मैं आपकी मदद करूं, उस तरीके का यहाँ भी क्लीन चिट वितरण समारोह चल रहा है। तो ये मीनाक्षी लेखी का पॉलिटिकल अटैक था, ये राजनीतिक आक्रमण था तरुण तेजपाल पर। अब इस पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है ये हमें अभी तक फिलहाल पता नहीं है, ना हमारे पास कोई जानकारी है। लेकिन शोमा चौधरी जो कि मैनेजिंग एडिटर हैं तहलका पत्रिका की, वो भी आज सामने आई। मैं गोवा पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही हूँ। मैं अभी पुलिस के मिलने जा रही हूँ और जो इन्फॉर्मेशन मीडिया में है वो गलत है। जो इन्फॉर्मेशन मीडिया में है वो गलत है, ये शोमा चौधरी कह रही है। सुबह सुबह जब लोगों ने अखबार पढ़ा तो एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी अखबार से बातचीत के अंश छापे गए और उसमें यह कहा गया तरुण तेजपाल की जानिब से कि जो कुछ भी पीड़िता कह रही है वो गलत है, मुझे फंसाया जा रहा है। बहरहाल आइए
इसकी कानूनी स्थिति पर विचार विमर्श शुरू करते हैं। गौतम कौल साहब, दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, पूर्व वरिष्ठ अधिकारी हमारे साथ। कौल साहब, स्वागत आपका हमारी चर्चा में। हमें समझाइए कौल साहब, आप एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहे हैं, बहुत सारे मामले आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में, आपके करियर में आपके सामने से निकले होंगे। ये मामला जिसमें पीड़िता अभी तक पुलिस के पास नहीं गई है और सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके गोवा पुलिस आगे बढ़ रही है, रेप का मामला दर्ज किया है, अब इन्वेस्टिगेट कर रही है। सीसीटीवी फुटेज नहीं है, यह भी पता चला है। सीसीटीवी फुटेज उस लिफ्ट में नहीं था जिसमें तथाकथित रूप से यह सारा वाकया हुआ। अब वर्तमान हालात में गोवा पुलिस कैसे प्रोसीड करेगी? ऐसा है कि होटल के जो अधिकारी हैं वो कहते हैं कि हमने कोई फुटेज जो है वो लिफ्ट के अंदर से जो है नहीं प्राप्त किया या दिया है। गोवा पुलिस का ये कहना है कि उन्होंने सीसीटीवी से जो है वो काफ़ी मटेरियल जो है उनको हासिल हो गया है, जो कि बताता है कि ये केस जो है ये काफ़ी संगीन है। अगर ये केस जो है अगर पिछले साल होता तो तेजपाल को हम लोग जो थे पुलिस वाले वो शायद रेप के चार्ज में नहीं लगाते, उसको सिर्फ मोलेस्टेशन पे ही रखते। ये सेक्शन 354, 56 तक जो है उसी में आया था। पर ये बाद में जो है रेप की जो परिभाषा है ये इसमें बदलाव आया है। इसके अंदर बहुत सारे नए जो हैं पहलू जोड़े गए हैं और तरुण तेजपाल की जो हरकतें जो अब तक की हमारे नोटिस में आई हैं, और जो यानी कि आम पब्लिक में भी जो हैं वो काफ़ी हद तक जो है अब जानकारी आ गई है, उसकी वजह से जो नए डेफिनेशन हैं रेप के, उसके अंदर ये बेचारे फंस गए हैं और इनका निकलना लगता है ज़रा कुछ मुश्किल सा है। क्योंकि अगर कहीं भी अगर कुछ भी अगर चिपकता नहीं है तो मोलेस्टेशन का चार्ज जो है वो तो डेफिनेटली उसमें उनको ये सहना पड़ेगा। और इनकी जो मैनेजिंग एडिटर हैं वो इस वक्त कह रही है कि इसका एक और यानी कि वर्जन भी है। अगर वो वर्जन उनका है तो यानी कि फिर वो जो है एविडेंस को जो है वो शायद छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही हैं और वो भी लपेटे में आ जाएंगी। तो ये एक बड़ी अजीब सी एक स्थिति सी आ रही है जिसमें कि पुलिस जो है बड़े यानी कि हल्के हल्के कदमों से वो अब ये मैं कहूँगा कि हाँ ये जो छाछ है इसको फूंक फूंक के ये कर रही है कि इसमें जो है कोई गलती ना हो जाए और जो भी कोई जो एविडेंस है वो ठीक तरह से और पुख्ता हालत में मिल पाए उन्हें और उसके आगे वो कार्रवाई करें। गौतम कौल जी, इसका एक और अभी आपने शोमा चौधरी का नाम लिया कि वो भी फंसती दिखाई दे रही हैं। राहुल देव जी, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। राहुल जी, स्वागत आपका। हाँ राजेंद्र, नमस्कार। धन्यवाद सर इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। शबनम खान हमारे साथ जुड़ गई हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता है। शबनम जी, आपका भी स्वागत। राहुल जी, एक संस्थान में मैनेजिंग एडिटर हैं, तहलका पत्रिका में मैनेजिंग एडिटर हैं शोमा चौधरी, और वो एक मेल रिसीव करती हैं पीड़िता का और उसके बाद वो उसको इंटरनल प्रोसेस का हिस्सा बता के बचना चाह रही हैं। आप कई संस्थानों के संपादक रहे हैं, क्या ये जायज है उनका कहना, क्या यह वैधानिक रूप से करेक्ट है? नहीं, मुझे लग रहा है कि शोमा ने शुरू में उनको शायद अंदाज नहीं होगा कि स्थिति कितनी गंभीर है और उनका एक एक बयान कितनी गंभीरता से लिया जाएगा और उसके क्या मायने हो सकते हैं कानूनी और दूसरे। इसको ध्यान में रखते हुए अब तक उन्होंने जो कहा है उससे एक बात तो साफ लगती है कि वो उनके मन में कहीं न कहीं तेजपाल को बचाने की और उनके अपराध की गंभीरता को कम करने की एक जानी या अनजानी कोशिश रही है जी। लेकिन अभी मैं सुन रहा था, मैं नहीं जानता उनका नाम क्या है, लेकिन कोई पुलिस अधिकारी हैं जो जी, गौतम कौल साहब हैं। गौतम कौल साहब, हाँ कौल साहब, हाँ गौतम कौल साहब तुम्हारे पुराने मित्र हैं। कौल साहब नमस्कार। नमस्कार। आप जो कह रहे थे वो बिल्कुल सही है। तो दरअसल क्या है कि हम लोग कोई कानून के जानकार उस तरह से होते नहीं हैं और शोमा भी एक अंततः पत्रकार ही हैं, वो वकील नहीं है तो ना पुलिस वाली हैं, इसलिए कई बार फंसने की गुंजाइश हम लोग अपने आप खुद ही पता कर लेते हैं जी। लेकिन एक बात जरूर लग रही है कि जो अपराध है जो हुआ है उसकी गंभीरता को कम करने की कोई भी कोशिश किसी भी पत्रकार द्वारा, चाहे वो शोभा ही हो जो तेजपाल की तरुण की नंबर 2 रही हैं, वो इस वक्त गलत होगी, दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा हम उनसे अपेक्षा नहीं करते। खास तौर पे तहलका और तरुण और इन सब लोग, इस टीम ने जिन पत्रकारीय मूल्यों और मानवीय मूल्यों को स्थापित करने की कोशिश पूरी लगातार की है, जिसके लिए वो जाने जाते हैं,
उसके प्रकाश में ये बचाने की कोशिश किसी भी तरह की बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जी राहुल जी, एक नया परिप्रेक्ष्य आजकल उभर कर सामने आ गया है। अभी हमने देखा आम आदमी पार्टी का एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ, वो सामने आया। अभी मीनाक्षी लेखी कह रही थी कि कांग्रेस सरोगेट हैं तरुण तेजपाल और लेन देन के तहत उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, इसलिए ये पक्ष समझना बहुत जरूरी होता है कि ये जो एक तरह से प्रोफेशन को, एक पूरे पेशे को जो है घसीटने की इसमें कोशिश की जा रही है, ये किस ओर किस दिशा में जा रहा है राहुल जी? देखिए, कोशिश तो लोग करेंगे ही। कोई भी इस तरह का कह लूं मैं कि दुर्भाग्यपूर्ण लेकिन मसालेदार घटना किसी के भी हाथ लगती है, किसी भी राजनीतिक विचारधारा या पार्टी के, तो वो उसका अपने तरीके से इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश करती है। अब बीजेपी को एक मौका मिला है कांग्रेस और कांग्रेस समर्थक मित्रों और तथाकथित सेक्युलर बुद्धिजीवियों पर हमला करने का और उनको उनकी सेवा करने का, तो वो इसको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जो उससे ज्यादा मैं समझता हूँ बड़ा पक्ष ये है कि इससे जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो पत्रकारिता के व्यवसाय का हुआ है, सारे पत्रकारों का हुआ है। और इससे पत्रकारिता में, पत्रकारों में, संपादकों में जो एक लोक आस्था रही है, जो निरंतर घटती जा रही है, उसको एक और बहुत बड़ा झटका लगा है। तो ये हम सब के लिए इस एक तरह मैं कहूंगा कि बहुत, मेरे लिए तो निजी तौर पे बहुत दुख की बात है कि एक इतना जाना माना सम्मानित संपादक आज इस स्थिति में है और उसने एक ऐसा काम किया है, कम से कम मुझे लगता है कि उन्होंने वो किया है जो कहा जा रहा है। तो उससे हम सब हिले भी हैं और हम सब थोड़ा हमारी जो छवि है लोगों के मन में वो और कमजोर हुई है, धूमिल हुई है। ये बहुत बड़ा नुकसान है। ये पत्रकारिता में, पत्रकारों में, संपादकों में लोगों की आस्था जो हिली है वो। बहुत धन्यवाद राहुल जी इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए और तो टूक शब्दों में जो है यहाँ पर अपने विचार रखने के लिए। शबनम जी, अब मैं आपके पक्ष पे आता हूँ। ये अभी भी अजीब है, अभी भी पीड़िता ये कह रही है कि मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है, तरुण तेजपाल के परिवार के लोग मुझसे मिल रहे हैं, मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है, मैं कोई शिकायत न करूं। बावजूद इसके पीड़िता जो है वो अभी तक पुलिस के पास नहीं गई है, जो कि एक बड़ा वीक, कमजोर पहलू है इस सारी जांच का। इस पर क्या कहना है आपका? देव जी, मुझे लगता है वैसे तो पीड़िता को चाहे कोई कितना भी दबाव बनाए, अपनी बात को आगे बढ़कर जरूर कहना चाहिए। जब उन्होंने इतनी हिम्मत जुटाई है तो जरूर कानून को पूरा सहयोग करना चाहिए। पर मुझे लगता है क्योंकि अब ये मीडिया के द्वारा जन जन तक भी पहुंच चुका है और कानून के कानों में भी पहुंच चुका है, शायद आप ही लोगों की वजह से ये कानून के कानों तक भी पहुंचा और गोवा के सीएम ने इस पर संज्ञान लिया, तो मुझे नहीं लगता कि अब वो पीड़िता किसी तरह से आगे बढ़कर आए या ना आए। कानून जरूर उनसे खुद जाकर पूछताछ कर पाएगा कि क्या आपके साथ इस तरीके का जो आपने मेल के द्वारा अपनी बात कही है, क्या ये आप जो शिकायत कर रही थी वो सच्ची है या नहीं। तो इसमें अब उनको, मुझे लगता है तरुण तेजपाल के बचने के चांसेस कम है। और कानून के ज्ञानी जितने भी हमने बात की उन लोगों से भी, उन्होंने भी बताया कि मुझे लगता है अब शायद तरुण तेजपाल जी चाहे विक्टिम के साथ कितना भी प्रभाव दिखाने की कोशिश करें, अब एक ये बड़ा मुद्दा बन गया और हमेशा मीडिया को ही या फिर सामाजिक लोगों को आगे बढ़कर ऐसी चीजों को अंजाम देना पड़ता है, तब कहीं जाकर ऐसे बड़े लोगों पर शिकंजा कसा जाता है। वरना आप कह रहे हैं कि पूरे मीडिया के लोगों पर इस तरीके का अब कहीं छवि धूमिल हुई है, ऐसी बात नहीं है। मैं प्रमाण से कह रहा था आपको बताऊं अभी मैं कि आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जाने माने जानकार हैं सामाजिक विषयों के योगेंद्र यादव जी ने, उन्होंने भी कहा कि पत्रकारिता की मर्यादा को तार तार कर दिया गया स्टिंग ऑपरेशन। फिर अपनी जब उनका स्टिंग होता है तो उनकी कोई चीज मतलब सामने आ जाती है, आप कुछ नहीं मानने उसके को बाद तैयार अभी है। मीनाक्षी लेखी कह रही थी कि कांग्रेस के सरोगेट है, इसलिए मैंने सवाल पूछा, सवाल उठ रहे इसलिए मैंने सवाल को उठाया। बिल्कुल मैं समझता हूं कि बहुत ही गरिमामयी पेशा है और इसको इस प्रकार की चीजों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। अच्छे भी लोग हैं इसी पेशे में, नहीं हर एक पेशे में खराब और अच्छे हर जगह होते हैं, लेकिन अगर कोई खराब व्यक्ति है तो उसका ऐसा चेहरा, ऐसा दोहरा चरित्र सामने जरूर आना चाहिए। बिल्कुल। दो प्रमुख धाराएं हैं यहाँ पर, मॉलेस्टेशन की, मॉडेस्टी, एक महिला की मॉडेस्टी को भंग करने की और बलात्कार करने की जो गोवा पुलिस ने लगाई है। इसकी बारीकियां क्या है, कैसे गोवा पुलिस आगे प्रोसीड करेगी और क्या क्या इसके परिणाम हो सकते हैं, गौतम कौल साहब से पूछते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने वादा किया था कि हम गौतम कौल साहब से समझेंगे कि अगर सीसीटीवी फुटेज में
अगर नहीं मिलती है गोवा पुलिस को, जो कि बात सामने भी आ रही है, और वो आरोप प्रमाणित करने के लिए कोई विजुअल नहीं मिलता है गोवा पुलिस को, और हम ये भी मान लेते हैं कि पीड़िता अगर नहीं जाती है औपचारिक रूप से पुलिस के पास ये कहने के लिए कि मेरे साथ गलत हुआ है इस तरीके से, तो क्या गोवा पुलिस साबित कर पाएगी ये दोनों ही मुकदमे? गौतम कौल साहब, देखिए, इसमें जो जानकारी है मेरे पास उससे ये है कि ये इंसिडेंट एक दिन का नहीं है, ये 2 दिन का इंसिडेंट है। और पहले दिन भी जो इंसिडेंट हुआ है उसमें जो लड़की इन्वॉल्व है उसने अपने ऑफिस के जो और है साथी उनको बताया है। इसके बाद जब दूसरा इंसिडेंट हुआ है तो उसने तरुण तेजपाल की जो लड़की है उसको भी उसने इतला दी है। उसके अलावा उसने मेल जो है भेजना शुरू किया है। दूसरे दिन के बाद जो है मेल ट्रैफिक जो है वो इतना हाई है कि वो साफ बताता है कि ये अगर किसी ने देखा नहीं है तो वो जो खतो किताबत हुई है इलेक्ट्रॉनिक, वो खुद जो है वो साबित करेगी कि ये एक तरह से फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो है जो कि ईमेल के तौर पे एक्सचेंज हो रही है, और इसमें कोई जो है तालमेल या उसको बदलाव करने की कोई गुंजाइश नहीं रखी गई है। आज जो इस वक्त जो बात चल रही है बाजार में वो ये है कि शायद ये जो बयानात हैं ये जो है ये तोड़ मरोड़ के जो है डाले जा रहे हैं। तो उस समय जबकि पीड़ित का गुस्सा था उस वक्त या उसकी शर्म थी, उस समय यह जो है इस तरह के बदलाव की बात ही, भावना आ ही नहीं सकती थी। इसके अलावा जो है जो तरुण तेजपाल ने अपना जो मेल भेजा है, माफीनामा जो भेजा है जो लड़की के पास है, और वो शायद अब इस वक्त दफ्तर में भी घूम रहा है जी जी, वो एक कोई सोचा समझा एक अफसोस करने वाला वो ईमेल है। बाद में उसको एविडेंस के तौर पे जो है तोड़ मरोड़ के लाने की बात ही नहीं उसमें कहीं डाली गई है, और ये पुलिस के हाथ में सब आ चुकी है। तो ये काफी होगा, ये एडमिशन जो उन्होंने मेल में किया है। देव जी, लड़की ने डिनाई भी नहीं किया है, लड़की मना भी नहीं कर रही है कि मेरे साथ ये सब नहीं हुआ है। या तो लड़की कहती कि मेरे साथ ये सब चीजें हुई नहीं है और मेल भी फेक है और ये सब चीजें, तब शायद तरुण तेजपाल जी को एक राहत मिल सकती, सॉफ्ट कॉर्नर मिल सकता था। लेकिन लड़की ने डिनाई भी नहीं किया है और वो अपनी तरह से पुख्ता है और पुलिस का सहयोग भी कर रही है। जितनी मुझे जानकारी है वो पुलिस को सारी चीजें बता रही है कि इस तरीके से हुआ। वो खुद वहां नहीं पहुंची लेकिन कानून उसके दरवाजे तक जरूर पहुंच गया। जी देखिए, एक और चीज है जो कि मैं अपने साथी की बात के साथ सहमत भी हूं और जोड़ना चाहता हूं। हिंदुस्तान में सब लड़कियां जो हैं जो नौकरियां करती हैं उनकी एक हया होती है, और ये हया जो है ये बहुत मजबूत चीज है हमारे औरतों के बीच में, उनके चरित्र में। और जब ये इस तरह की हरकत हुई हो तो इस लड़की को अपनी हया को जो है एक नए रूप में जो है देखने की नौबत आ गई है, और उसको अपना बचाव जो है वो देखना पड़ा है। क्योंकि ये लड़की पढ़ी लिखी है तो ये इसने जो है ये भी सोचा है कि मैं औरत जात हूं, और ये औरत जात के नाते मुझे अगर अब ये मौका का मैंने छोड़ दिया तो मेरी और साथी जो हैं जो मेरे दफ्तर में हैं उन पे भी ये गलत निगाह जो है यहाँ के जो मर्द हैं वो कर सकते हैं। और मर्दों में जो है जो इनका सबसे बड़ा जो है अफसर वो जब ऐसी हरकत कर रहा है तो वो तो हर एक औरत की निगाह को अपनी गलत निगाह से भी देख सकता है। इसने अपने लिए नहीं, अपने और जो औरतें हैं जो उसकी साथी हैं, दोस्त हैं, उन सबको बचाने की भी ये नियत में आई है। ये कभी झूठ नहीं बोलेगी। शबनम जी कुछ कहना चाह रही हैं? देव जी, वो लड़की प्रभावी व्यक्ति के खिलाफ एक आवाज उठा रही है। किसी प्रभावी व्यक्ति से लड़ना या उसके खिलाफ ऐसी बात करना इतना आसान नहीं होता है। तो सब कुछ सोच समझकर, क्योंकि प्रभाव भी आएगा, सब लोग आपको दबाने की भी कोशिश करेंगे, इन सब चीजों को भी समझते हुए फिर भी लड़की ने, जैसा कौल सर ने कहा कि वो और लड़कियों के लिए कहीं ना कहीं प्रेरणा बनकर आगे आना चाहती है, वो और लड़कियों को बचाने की कोशिश करना चाहती है, तो ये उसका बहुत अच्छा कदम है। और मुझे लगता है कि तरुण तेजपाल जी ने जो पहले किया था माफीनामा मांगकर, मुझे लगता है वो तो कानून के बहुत ज्ञानी आदमी है, बहुत पढ़े लिखे, और दूसरों का स्टिंग करके उन्होंने देश के लिए काफी अच्छे काम भी किए हैं। मुझे लगता है उन्हें कानून को पूरा सहयोग करना चाहिए, और जो लड़की से माफी मांगी थी कानून की सजा भी उनको लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। शायद ये उनका बड़प्पन देखने के लिए हम तत्पर हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर आप आज अचानक वो बदल गए, उन्होंने कहा कि मेरी बात को ये बड़ा दुखद है, वो किया इससे बड़ा दुख पहुंच रहा है कि जहां आप दूसरों को एक चीज सिखाया करते थे कि देखिए कानून सबके लिए बराबर है, अगर आपका स्टिंग होगा आप कानून के दायरे में। मुझे बताइए, ये तो खैर ठीक है शबनम जी, क्या इससे एक बात और नहीं फैलेगी कि अभी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी कि कौल साहब, एक रिपोर्ट पढ़ी मैंने कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम वरिष्ठ जो वकील हैं
उन्होंने कहा कि अब हम इंटर्न्स, फीमेल इंटर्न्स अपने वहां नहीं रखेंगे अगर ऐसी स्थिति खड़ी होगी। कहीं इस प्रकार के मामलों का प्रकाश में आना, वो फीमेल्स जो हमारी लड़कियां जो हैं, जो नौकरी पेशे के लिए घर से बाहर निकलती हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी कोई कहीं बंद ना हो जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है यहाँ पर। कौन सा? हाँ जी हाँ, ये है क्योंकि एक तरफ जो है सरकार जो है वो अपने ही डिपार्टमेंट नहीं बल्कि और जो प्राइवेट सेक्टर में भी है वहाँ ये कह रही है कि आपको जो पढ़ी लिखी औरतें हैं उनको नौकरियां देनी चाहिए, और साथ साथ जो समाज सेवक हैं वो भी कह रहे हैं कि हमें औरतों को जो है पूरा हक जो है उनका वो प्राप्त कराना चाहिए, और 50% का जो है आंकड़ा वो हर जगह हर नौकरी के अंदर जो है उसको लाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर औरतें ज्यादा काम पेशे में आएंगी तो ये जो है खतरे जिस तरह के अब सामने आ रहे हैं उन पे हमें तवज्जो देनी पड़ेगी, और ये हमें देखना पड़ेगा कि मर्द जात जो है वो अपनी हरकतें जो हैं वो उन पे काबू रखे और बदतमीजी पे ना आए, और उन जो औरतें उनके दफ्तर में काम कर रही हैं उनको जो है एक सुरक्षित दोस्त के वातावरण नाते एक कहना चाहिए एक इक्वल जो है स्टेटस देके और काम करना चाहिए, और ना ही वहां छेड़छाड़ शुरू हो जाए। तो ये जो खतरा है ये खासतौर से बड़े शहरों के जो दफ्तर हैं उनमें ये ज्यादा आता है। इसके यही नहीं, छेड़ाछाड़ी जो है वो हम देख रहे हैं कि बाजार में भी होती है। आजकल जो शिकायतें अभी मिलने लग गई हैं वो मेट्रो के अंदर भी आने लग गई हैं, यानी कि शायद रेस्टोरेंट को छोड़ के जहां से ये कम बात आती है, क्योंकि रेस्टोरेंट में अपनी ही दोस्त जो है गर्लफ्रेंड वो भी साथ लेके आ जाते हैं ये जो है नौजवान, तो वहां पे छेड़ाछाड़ी उसको छोड़ के मेरे ख्याल से हर पब्लिक साइट पे जो है ये औरतों के लिए एक खतरा सा बन गया है। शबनम जी। जी देव जी, मुझे लगता है कि जो व्यक्ति ये कह रहे हैं कि अब हम महिला सहकर्मी नहीं रखेंगे, अगर वो ये कहते कि अब हम महिला सहकर्मियों की तादाद बढ़ाएंगे तो शायद मुझे अच्छा लगता सुनकर, लेकिन अगर आप इस बात की जेन्युइननेस समझिए, वो जो कहना चाह रहे हैं वो डरे हुए लड़कियां फेक नहीं है, सारे केसेस फेक नहीं होते हैं। आप ऐसी चीजों को अंजाम देते हैं तब कोई हजारों में से एक लड़की आगे आके इनिशिएटिव लेती है और ऐसी चीजों को सामने लाने की कोशिश करती है। आप महिला को देव जी रेस्पेक्ट देना शुरू करिए, उसे भोग की वस्तु सिर्फ मत समझिए। शबनम जी, मैं ये सवाल आपके लिए छोड़े जाता हूं, यार हम सबके चिंतन का विषय है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने इस प्रकार की बात पब्लिकली कही है कि हम इंटर्न्स नहीं रखेंगे, कल को हमारे लिए मुसीबत बन सकती है, कोई अपने पर्सनल एजेंडे पर हमें फंसाया जा सकता है, तो ये कितनी गंभीर स्थिति खड़ी हो रही है, इस पर चिंतन करिए। और मैं आपसे वादा करता हूं कि इस पर भी हम चर्चा करेंगे और सारे कोणों से चर्चा करेंगे कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो ये महिलाओं के लिए कितना लाभप्रद होगा और हानिकारक होगा, उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए, उनके भविष्य के स्कोप्स के लिए, अगर लोग ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं इन सब मामलों के बाद। बहुत धन्यवाद शबनम जी इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, गौतम कौल साहब यहाँ स्टूडियो तक आने के लिए और इस पर कानूनी अपना जो पक्ष है वो समझाने के लिए। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही, लेकिन जो विषय मैंने उठाया है इस पर भी हम डिबेट करेंगे और इस खबर को आगे भी ट्रैक करेंगे। जय हिंद।